स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की, या मैं ये कहूं कि क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं फेंड्रोगेम्स प्लांट की, सीडी प्लांट्स की। तो गलत नहीं होगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म को समझने से पहले एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि बगैर टेक्सोनॉमिक टर्म्स को समझिए, बहुत सारे छोटे छोटे जो टेक्सोनॉमिक शब्द हैं उनको समझिए। इस क्लासिफिकेशन को समझना बड़ा मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि उन टर्म्स को भी इजी वे में उनको समझे और इस क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से हम समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपको दो शब्दों को पहले समझ ले। सबसे फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या है, और दूसरा कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। इन दोनों को पहले हम समझ ले। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग करना, जीवों की ग्रुपिंग करना, उनके समूह बनाना। और यह समूह किस आधार पर बनता है? उनमें पाई जाने वाली समानता और असमानता, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, या फिर हो सकता है उनकी उत्पत्ति के आधार पर। अर्थात जीवों में पाई जाने वाली समानता, असमानता, विशिष्ट लक्षण तथा उनकी उत्पत्ति के आधार पर जब जीवों को समूहबद्ध किया जाता है तब हम इसे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है: प्राकृतिक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण और जाति वृत्तीय वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? कि ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिनमें जीवों के प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तब हम इसे प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति बेंथम और हुकर के द्वारा दी गई है। वहीं पर अगर हम कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की बात करें तो वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें किसी विशिष्ट लक्षण को आधार बनाकर वर्गीकरण किया जाता है, तब इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति जो है वो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। और इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई है। आपको याद होगा कि कैरोलस लिनियस के द्वारा पुष्पिपादपों का वर्गीकरण उनमें पाए जाने वाले पुंकेसरों की संख्या के आधार पर किया, लैंगिक लक्षणों के आधार पर किया। एक विशिष्ट लक्षण को आधार बनाकर उनके द्वारा वर्गीकरण किया गया। इस कारण से उस वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण माना जाता है। तीसरे प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें जीवों का वर्गीकरण जीवों के विकास क्रम के आधार पर किया जाता है, तब इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति को जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। हचिंसन के द्वारा दिया गया वर्गीकरण इस कैटेगरी में शामिल होता है। दूसरे शब्द की तरफ चले। दूसरा शब्द है एंजियोस्पर्म, या जिसको हम बोलते हैं आवृत बीजी पादप। पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीज पाए जाते और बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। ठीक है, अर्थात यह जो बीज है वो किसके अंदर बंद होते? फ्रूट के अंदर बंद होते। तो ऐसे पादपों का जो समूह है वो कहलाता है एंजियोस्पर्म कहलाता है। यहां एक बात आप समझ लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो इस वर्गीकरण पद्धति को बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया है। बेंथम और हुकर के द्वारा इस वर्गीकरण को दिया गया है। और इस वर्गीकरण पद्धति में एक बात थोड़ा सा समझ ले कि ये केवल एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि एंजियोस्पर्म की बजाय हम कहें सीडी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है तो गलत नहीं होगा। फेंड्रोगेम्स का क्लासिफिकेशन है तो गलत नहीं होगा। अब सीडी प्लांट्स का मतलब क्या है? जब सीडी प्लांट्स की बात करते हैं हम तो सिंपल सी बात है कि ऐसे पादप जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, और जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो या तो वो नेक्ड होंगे या फिर कवर्ड होंगे। अर्थात सीडी प्लांट्स की जब बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब वहीं पर दूसरे तरफ चले, फेंड्रोगेम्स की बात करें। फेंड्रोगेम्स का मतलब है ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, मतलब सीडी प्लांट्स। ठीक है, तो इनको हम अब देखते हैं बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार कि बेंथम और हुकर ने जहां वर्गीकरण क्यों दिया।
किनको आधार बनाया और क्या वर्गीकरण है, इसको हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेंथम और हुकर कौन थे। देखिए, बेंथम और हुकर ब्रिटेन के दो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में कार्यरत थे। ठीक है, कहां पे थे ये? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जहां पर ये कार्यरत थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जहां पर ये कार्यरत थे, और अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर इंग्लैंड में पाए जाने वाले, लंदन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजियोस्पर्मिक प्लांट का अध्ययन किया। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के एंजियोस्पर्मिक प्लांट का अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करने के बाद उनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम नामक एक किताब इनके द्वारा लिखी गई, और इस किताब में उन्होंने वर्गीकरण दिया। यह किताब के 3 एडिशन पब्लिश हुए, जो कि जुलाई 1862 से लेकर अप्रैल 1983 तक, अप्रैल 1983, क्या बताया मैंने कि जुलाई 1862 से लेकर अप्रैल 1883 तक, इस दौरान लगभग 3 एडिशन जो है इसके पब्लिश हुए, और इन्हीं एडिशंस में उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। एक बात और समझ लीजिए कि यह वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण माना जाता है। कौन सा वर्गीकरण माना जाता है? इससे प्राकृतिक वर्गीकरण माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई प्राकृतिक वर्गीकरण? क्योंकि यह बहुत से प्राकृतिक लक्षणों की समानता और असमानता पर आधारित है। यहां पर ये जो लक्षण है, इन लक्षणों की अगर हम बात करें जिनके आधार पर यह वर्गीकरण दिया है, जैसे पुंकेसरों की संख्या, कार्पल्स की संख्या, करोला की संख्या, गाइनोशियम की संख्या, ओरी की स्थिति, ऐसे बहुत सारे लक्षण इनके द्वारा चुना गया है, और इन्हीं के आधार पर यह वर्गीकरण को दिया गया है। ठीक है, यह वर्गीकरण पद्धति डी कैंडोली के वर्गीकरण पद्धति को आधार बनाकर दी गई है। ध्यान रखिएगा कि डी कैंडोले के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उसी को आधार बनाकर यह वर्गीकरण पद्धति दी गई है। तो मेरे ख्याल से इसका डिस्क्रिप्शन में इतना ज्यादा इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं जो चीजें मैंने कहा है उस बात को हम समझ ले एक बार फिर से, कि यह वर्गीकरण पद्धति बेंथम और हुकर के द्वारा दी गई है, और इस वर्गीकरण पद्धति को उन्होंने अपनी किताब जेनेरा प्लांटेरम में दिया है। लगभग 20 से 21 वर्षों की मेहनत के परिणाम के स्वरूप उन्होंने जेनेरा प्लांटेरम लिखा, और इसमें 3 एडिशन उनके द्वारा प्रकाशित की गए। यह वर्गीकरण पद्धति प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है, जो कि डी कैंडोलो के वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए, इस वर्गीकरण पद्धति में लगभग 97,205 पादपों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, 97,205 स्पीसीज का अध्ययन किया गया है, जो कि लगभग 202 फैमिली को बिलोंग करती है। देखिए, जितने भी फेनोगेम्स प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को बेंथम और हुकर के द्वारा मुख्य रूप से 3 क्लास में बांटा गया है। 3 क्लास कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है डाइकोटिलिडन्स, सेकेंड है जिम्नोस्पर्म, और तीसरा है मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, कौन कौन से भाई? फर्स्ट है डाइकोटिलिडन्स या द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म या जिसको अनावृतबीजी, और तीसरा जो है मोनोकोटिलिडन्स या एक बीजपत्री। अब इनमें से अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो इसका क्लासिफिकेशन, इसके लक्षण हमने पहले ही देख चुके हैं, तो इसको पढ़ने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर एक बार देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, अब हम केवल 2 चीजों पर बात करते हैं, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स पर। तो डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया जाता है जिनमें बीजपत्रों की संख्या 2 होती है। बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। डाई का मतलब है 2 और कोटिलिडन्स मतलब बीजपत्र। बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दूसरी बात, इनमें टैप रूट पाई जाती है। कौन सी रूट पाई जा रही है? इनमें टैप रूट पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है, जो भूमि के
काफी अंदर तक जाती है, काफी गहराई तक जाती है और वहां से जाने के बाद जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है। तीसरी, इनमें जो लीफ वेनेशन है वह रेटिकुलेट होता है, जालिकावत इनमें शिराविन्यास पाया जाता है। जालिकावत शिराविन्यास से तात्पर्य क्या है? मान के चलिए कि ये एक पत्ती है, अगर ये पत्ती को लेते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? एक मिडरिप पाया जाता है और मिडरिप से जो है बहुत सारी वेन्स निकलती है, इस तरह से वेन्स निकलती है और इन वेन्स से भी पतली पतली शाखाएं निकलती है और ये शाखाएं मिलकर, ये सारी की सारी चीजें मिलकर जो है एक जाल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का जो वेनेशन है इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। तो तीन बातें हमको समझ में आ गई कि डाइकोटिलेडन्स में बीजपत्रों की संख्या 2 होती है, रूट टैप रूट होता है, जबकि जो वेनेशन है वो कैसा होता है? जालिकावत शिराविन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। चौथी बात देखिए कि इनमें फ्लावर में पाए जाने वाले सेपल्स और पेटल्स 4 या 5 के गुणक में पाए जाते हैं। 4 या 5 होते हैं, या अगर चक्रों में पाए जाते हैं तो 4 या 5 के ही गुणक में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें जो सीड होता है, सीड को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आपने चना लिया और चना को आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम मोनोकोटिलिडन्स की बात करें तो मोनोकोटिलिडन्स में बीजपत्रों की संख्या 1 होती है। मोनो मतलब 1, कोटिलिडन्स मतलब बीजपत्र, ठीक है। तो बीजपत्रों की संख्या कितनी हो गई? 1। रूट की बात करें तो इसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। कौन सी रूट पाई जा रही है? फाइब्रस रूट पाई जाती है और यह तने से निकलती है, ठीक है। कहां से निकल रही है? तने के ऊपरी भाग से निकलती है। तने के ऊपरी भाग में नोड्स पाए जाते हैं, पर्वसंधि पाए जाते हैं और पर्वसंधियों से ये जड़ें निकलती है, गुच्छों के रूप में निकलती है, गुच्छेदार जड़ें कहा जाता है। हाँ, तीसरा देखिए वेनेशन। पत्तियों में जो वेनेशन है वो पैरेलल होता है। आपने अगर मान के चलिए धान की पत्ती देखे होंगे, ये धान की पत्ती कुछ इस तरह से होती है और यहां पर इस तरह से जो है इनमें वेनेशन पाया जाता है। तो ये जो वेनेशन है, प्रत्येक जो वेन्स है वो एक दूसरे के कैसी होती है? समांतर होती है। तो इसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। वहीं पर फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स की बात करें तो 2 या 3 होते हैं। मोस्टली 3 होते हैं, लेकिन कभी कभी 2 भी होते हैं। अगर ये चक्र के रूप में उपस्थित है तो हमेशा 2 या 3 के गुणक में ही उपस्थित होते हैं। एक और लक्षण देखें तो इनके जो फ्रूट है, इस फ्रूट को, इसका जो फल है या जो बीज है, सीड की बात कर रहा हूं मैं, फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर सीड जो है इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे आपने धान देखा होगा, धान को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। मक्का, उसको 2 बराबर भागों में आप नहीं बांट सकते। तो इस प्रकार से बेंथम और हुकर के द्वारा जितने भी फेनोगेन प्लांट्स हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया, 3 क्लास में बांट दिया गया। सबसे फर्स्ट हो गया डाइकोटिलिडन्स, दूसरा हो गया जिम्नोस्पर्म और तीसरा हो गया मोनोकोटिलिडन्स या एक बीजपत्री। अब अगर हम बात करें डाइकोटिलिडन्स की तो डाइकोटिलिडन्स को मुख्य रूप से 3 सब क्लास में बांटा गया है। 3 सब क्लास कौन कौन से? पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। कौन कौन से हैं? पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। इसके हम समझे उसके पहले कुछ टर्म्स को चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं, 2 टर्म्स को समझ लेते हैं। ये पॉलीपेटली या गेमोपेटली या पॉलीसेपल्स और गेमोसेपल्स क्या होता है, और इसके साथ ही हम जानते हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। देखिए, जब हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। बाहर की ओर बाह्यदल, जिसको हम इसकी एकल इकाई को सेपल्स कहते हैं। उससे अंदर की ओर दल, जिसको हम पेटल्स कहते हैं। तीसरा जो चक्र होता है वह पुमम या एंड्रोसियम का होता है, जबकि चौथा चक्र जो होता है वह जायांग या गाइनोसियम का होता है। अगर आप बात करते हैं बाह्यदल या सेपल्स की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बाह्यदल बने हुए हैं, 5 बाह्यदल बने हुए हैं। वहीं पर यहां पर देखिए तो ये पेटल्स बने हुए हैं। अगर इस पेटल्स की बात करें तो कितने बने हुए हैं? 5 बने हुए। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो पेटल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं। जब ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तब इस प्रकार के जो पेटल्स है उनको पृथक दली या पॉलीपेटलस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब ये पेटल्स जो है बाह्यदल जो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं तब इनको कहा जाता है पॉलीपेटलस। लेकिन यदि मान के चलिए कि यहां जुड़ जाए, ये कैसे हो जाए? जुड़ जाए,
तब ऐसी अवस्था में इनको कहा जाता है संयुक्त दली या गेमोपेटलस। समझ में आ गया होगा आपको कि पॉलीपेटलस और गेमोपेटलस क्या है। उसी प्रकार से देखें सेपल्स की बात करें तो ये अभी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर यदि खुले हुए हैं तो ये पॉलीसेपलस कहलाते हैं। यदि ये जुड़े हुए होते हैं तब ऐसी अवस्था में इनको हम क्या कहते हैं, गेमोसेपल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात को समझे, फ्लावर कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। हमने देखा कि एक फ्लावर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, और जब किसी फ्लावर में ये चारों भाग उपस्थित होते हैं तब ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, पूर्ण फ्लावर कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहते हैं। लेकिन इनमें से यदि कोई भाग नहीं होता है तब ऐसे पादप को हम कहते हैं इनकम्प्लीट या अपूर्ण फ्लावर। मेरे ख्याल से दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। कंप्लीट का मतलब है जिसमें चारों चक्र उपस्थित हो, इनकम्प्लीट का मतलब है इनमें से कोई एक चक्र भी अनुपस्थित है तो वो कहलाता है इनकम्प्लीट। एक बात और समझ लीजिए कि जब कभी किसी फ्लावर में बाह्यदल और दल के बीच में अंतर नहीं किया जाता, जब बाह्यदल और दल के बीच में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जा सकता, तब इनको संयुक्त रूप से परिदल पुंज कहा जाता है। परिदल कहा जाता है, पेरियंथ कहा जाता है। और पेरियंथ का मतलब यह है कि वो इनकम्प्लीट फ्लावर को शो करता है। तो जब हम देखें कि डाइकोटिलिडेंस की बात करते हैं तो डाइकोटिलिडेंस को मुख्य रूप से कितनी क्लास में बांटा गया, सब क्लास में बांटा गया 3, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो अगर यदि हम बात करते हैं पॉलीपेटली, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीपेटली के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया जाता है जो पॉलीपेटलस होते हैं, अर्थात पृथक दली होते हैं, जिनके पेटल्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम गेमोपेटली की बात करें तो गेमोपेटली के अंतर्गत उन प्लांट्स ग्रुप को शामिल किया जाता है जिनके पेटल्स आपस में कैसे होते, जुड़े हुए होते। तीसरी बात कर ले, मोनोक्लेमाइडी की बात करते हैं तो मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत उन पादप को शामिल किया जाता है जिनमें पेरियंथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, पेरियंथ पाया जाता है, परिदल पुंज पाया जाता है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो फ्लावर होते हैं वह इनकम्प्लीट होते हैं, अपूर्ण फ्लावर कहलाते हैं ये। चलिए अब हमने आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं कि जो पॉलीपेटली है उस पॉलीपेटली को मुख्य रूप से 3 सीरीज में बांटा गया है। अब ये 3 सीरीज कौन सी है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। पॉलीपेटली को 3 सीरीज में बांटा गया है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। वहीं पर गेमोपेटली को भी 3 सीरीज में बांटा गया है, और ये 3 सीरीज कौन कौन सी है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलेटी। ठीक है, गेमोपेटली को भी 3 सीरीज में बांटा गया है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलेटी। वहीं पर मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज में बांटा गया, 8 सीरीज में बांटा गया है। तो चलिए पॉलीपेटली और गेमोपेटली के सीरीज को समझने से पहले कुछ और टर्म्स को हम देखते हैं। पुष्पों के प्रकार, पुष्पों के प्रकार हम 2 प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले फ्लावर के भागों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक चक्र में संख्या के आधार पर, और दूसरा देखेंगे पुष्पासन पर पुष्पीय अंगों की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर में भागों की संख्या के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप देखें तो फ्लावर में हमको मालूम है मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, उमंग और जायंग। प्रत्येक चक्र में इनकी संख्या कितनी होती है इसके आधार पर जो फ्लावर है, फ्लावर को अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए डाइमेरस फ्लावर, द्विभागी पुष्प, ऐसा पुष्प जिसके प्रत्येक चक्र में पुष्प भागों की संख्या 2 या 2 के गुणक में होती है, डाइमेरस या द्विभागी कहलाता है, जैसे कि पॉपी। उसी प्रकार से ट्राइमेरस, प्रत्येक चक्र में पुष्प भागों की संख्या 3 या 3 के गुणक में हो तब हम इसको ट्राइमेरस कहते हैं, जैसे कि प्याज में होता है। टेट्रामेरस अर्थात पुष्प भागों की जो संख्या है 4 या 4 के गुणक में हो
तब ये टेट्रामेरस या चतुर्भागी कहलाता है, जैसे कि सरसों। वहीं पर पेंटामेरस, पुष्प भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 5 या 5 की गुणक में हो, तब ऐसी अवस्था में यह फ्लावर जो है पेंटामेरस या पंचभागी कहलाता है, जैसे कि मकोई में होता है, सोलेनम नाइग्रम में होता है। इसके अलावा हेट्रोमेरस, जब प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक भाग में चक्रों की संख्या, प्रत्येक भाग में पुष्प भागों की संख्या जो है वो अलग अलग हो, तब हम इसको बोलते हैं हेट्रोमेरस या विषम भाग। तो यहाँ पर भागों की संख्या के आधार पर आपने देखा कि फ्लावर डाइमेरस हो सकता है, ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है या हेट्रोमेरस हो सकता है। अब हम देखते हैं पुष्प के प्रकार। पुष्पासन पर पुष्पीय अंगों की स्थिति के आधार पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट के क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो चलिए जरा देखें। पुष्पासन पर पुष्पीय अंगों की स्थिति के आधार पर फ्लावर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हाइपोगायरस, या जिसको हम बोलते हैं जायांगधर। दूसरा होता है एपिगायरस, जिसको हम बोलते हैं जायांगोपरिक। और तीसरा होता है पेरीगायनस, जिसको बोलते हैं परिजायांगी। तो तीनों को समझे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोगायनस की। ये हाइपोगायनस या जायांगधर फ्लावर क्या होता है? अगर आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में हम ये देखते हैं कि ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग इसका थैलेमस है, और इस थैलेमस के ऊपर में आप देखेंगे कि ओरी है। ओरी में सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा, मध्य में स्टाइल, और इसके बाद फुला हुआ जो भाग है, यह भाग क्या कहलाता है? इसका अंडाशय होता है, ओरी होता है। बाकी ये 3 भागों को आप देखें तो बाहर की ओर सेपल्स, बाह्य दल, फिर इसके बाद दल, और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा भाग जो होता है वह कहलाता है इसका उमंग। इन तीनों भागों की उत्पत्ति, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोसियम की उत्पत्ति ओरी के नीचे वाले भाग से हुई है। किससे हुई है? ओरी के नीचे वाले भाग से हुई है। तब इस प्रकार का जो फ्लावर है वह कहलाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपो का मतलब होता है नीचे, और गाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम, ओरी के नीचे। जब इन भागों की उत्पत्ति ओरी के नीचे वाले भागों से होती है, तब इस प्रकार का जो फ्लावर है वह कहलाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। दूसरे तरफ चले, यहां पर एक बात और समझ लें कि हाइपोगाइनस फ्लावर में ओरी कैसी हो गई? बाकी भागों से ऊपर की ओर हो गई है। इस कारण से ये जो इस प्रकार की जो ओरी होती है, इसको ऊर्ध्ववर्ती या सुप्रियर ओरी कहा जाता है। ठीक है, सुप्रियर ओरी से तात्पर्य क्या है? कि जब ओरी अन्य भागों से ऊपर की ओर हो जाती है तो ये सुप्रियर ओरी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार की ओरी और इस प्रकार का जो फ्लावर है वो मकोई में देखने को मिलता है, सोलेनम डायग्राम में देखने को मिलता है। चलिए दूसरी बात करें, एपिगाइनस। अगर हम एपिगाइनस की बात करते हैं, जाएंगो परिक की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि अन्य भागों की उत्पत्ति ओरी से ऊपर वाले भाग से हुई है। ओरी के ऊपरी ओरी की उत्पत्ति ओरी नीचे की ओर है, जबकि अन्य भागों की उत्पत्ति जो है पुष्पासन के ऊपरी भाग से हुई है। तब इस प्रकार का जो फ्लावर होता है एपिगाइनस कहलाता है, जाएगो परिक कहलाता है। लेकिन ओरी कैसी हो गई भाई? अन्य भागों से नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, इसका मतलब ओरी को हम कहते हैं अधोवर्ती ओरी या इंफीरियर ओरी कहते हैं। इस प्रकार का जो फ्लावर और ओरी जो है वो सूरजमुखी में देखने को मिलता है। तीसरी तरफ चले, पेरीगाइनस या परिजायांगी। ऐसा फ्लावर जिसमें सारे सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोसियम की उत्पत्ति ओरी के बराबर भाग से होती है, ओरी के बराबर वाले भाग से होती है, तब इस प्रकार का जो फ्लावर है वो पेरीगाइनस या परिजायांगी कहलाता है। इस प्रकार के फ्लावर में ओरी 2 प्रकार से हो सकती है, सुपीरियर भी हो सकती है और इंफीरियर भी हो सकती है। हाफ सुपीरियर भी हो सकती है और हाफ इंफीरियर भी हो सकती है। इस प्रकार का फ्लावर और ओरी जो है वो मटर के पौधे में देखने को मिलता है।
हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया है कि डाइकोटिलेडन्स को 3 सब क्लास में बांटा गया है, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। वहीं पर अगर हम पॉलीपेटली की बात करें तो पॉलीपेटली थैलेमिफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी 3 सीरीज में बांटी गई है। थैलेमिफ्लोरी के अंतर्गत उन पादप समूह को शामिल किया जाता है जिन पादप समूह में फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होता है। ध्यान रखिएगा कि फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। इनमें पाई जाने वाली जो ओरी है ऊर्ध्ववर्ती होती है, सुपीरियर ओरी पाई जाती है, और जिसमें थैलेमस डिस्क जो है वो एब्सेंट होता है। ऐसे पादपों को जो है थैलेमिफ्लोरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसके हम ऑर्डर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसके ऑर्डर्स की बात नहीं करेंगे। हमारा जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो सीरीज तक ही है, तो हम ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरी सीरीज की बात करें डिस्कीफ्लोरी, तो डिस्कीफ्लोरी में फ्लावर जो है वो कैसा है, हाइपोगाइनस है। फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है। वहीं पर ओरी की बात करें तो यहाँ ओरी अधोवर्ती ओरी है, अधोवर्ती बोलो ऊर्ध्ववर्ती ओरी है, सुपीरियर ओरी है, और इसमें थैलेमस डिस्क जो है वो प्रेजेंट होता है। वहीं पर कैल्सीफ्लोरी सीरीज की बात करें तो यहाँ फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस है। वहीं पर इसकी ओरी जो है अधोवर्ती है, इंफीरियर ओरी पाई जाती है, और इसमें बाह्य दल जो है वो संयुक्त होते हैं, आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। वहीं गेमोपेटली की अब हम बात करते हैं तो गेमोपेटली को भी 3 सीरीज में बांटा गया है। 3 सीरीज कौन कौन सी है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाई कार्पेलेटी। तो इन्फेरी के अंतर्गत किन पादप को शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें ओरी कैसी होती है, अधोवर्ती है। ओरी यहां पर ध्यान रखिएगा, ओरी कैसी है, इंफीरियर है। इसमें पुंकेसरों की संख्या उसके दलों की संख्या के बराबर होती है। पुंकेसरों की संख्या किसके बराबर होती है, पेटल्स के बराबर होती है। वही इसके अंतर्गत रूबियल्स या एस्ट्रेल्स जैसे गणों को शामिल किया। हालांकि गण की बात नहीं करना है हमें, लेकिन केवल जानकारी के लिए बता दें कि रूबियल्स या एस्ट्रेल्स जैसे गणों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी सीरीज की बात करें तो दूसरी सीरीज है हेट्रोमेरी। दूसरी सीरीज कौन सी है, हेट्रोमेरी, और इसमें ओरी कैसी है, ऊर्ध्ववर्ती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं इसके पुंकेसरों की जो संख्या दल के समान हो सकती है या उसके दुगनी हो सकती है, ठीक है। इसके अंतर्गत इरिगेल्स, प्राइमुलेल्स जैसे गणों को शामिल किया गया है। इसके बाद तीसरी सीरीज की बात करें तो इसकी तीसरी सीरीज का नाम है बाई कार्पेलेटी। बाई कार्पेलेटी, बाई मतलब 2 और कार्पल, कार्पल मतलब अंडक, द्विअंडकी। तो इसमें ये कैसे है भाई, द्विअंडकी है। इसमें पाए जाने वाली जो ओरी है वो कैसी है, ऊर्ध्ववर्ती है, सुपीरियर ओरी है, और इसके अंतर्गत शामिल होने वाले गणों। अब हम देखते हैं डाइकोटिलिडन्स की तीसरी सब क्लास मोनोक्लेमाइडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट है उनमें पेरियंथ उपस्थित होता है, परिदलपुंज उपस्थित होता है, अर्थात फ्लावर का कोई ना कोई चक्र इसमें अनुपस्थित होता है। इस कारण से इनको इनकम्प्लीट प्लांट ग्रुप माना गया है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 8 श्रेणियां हैं, जिनमें कर्वेम्ब्री, मल्टी ओवेलिटी एक्वेटिसी, मल्टी ओवेलिटी टेरेस्ट्रिस, माइक्रो इम्ब्रेसी, डेफनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरा, यूनिसेक्सुअलिस, ऑर्डिनेल्स, एनोमेली। तो चलिए इनके एक एक कैरेक्टर्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्वेम्ब्री की। कर्वेम्ब्री की बात जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो बीजांड है, बीजांड की संख्या 1 होती है, और इसका जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो मुड़ा हुआ होता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पॉलीगोनेसी और चिनोपोडियेसी जैसे ग्रुप्स को शामिल किया गया है। दूसरी ओर वहीं पर अगर हम बात करें मल्टी ओवेलिटी एक्वेटिसी, तो सीधी सी बात है कि ये प्लांट ग्रुप कैसा है, ये जो सीरीज के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स है वो कैसे हैं, एक्वेटिक है, जलीय है। इनमें बीजांड जो है वो असंख्य पाए जाते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, असंख्य बीजांड पाए जाते हैं, जबकि इसका जो जायांग है वह युक्तांडपी होता है। इसके अंतर्गत पोडोस्टेमेसी जैसे कुलों को शामिल किया गया है। तीसरी सीरीज की बात करें तो यह है मल्टी ओवेलिटी टेरेस्ट्रिस।
टेरेस्ट्रिस इसका मतलब ये है कि ये स्थलीय पादपों का ग्रुप है, जिसमें बीजांड जो है वो कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं। स्थलीय पादप है, बीजांड असंख्य होते हैं, और इनका जो जायांग है यहां भी युक्तांडपी होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निपेंथेसी, एरिस्टोलोकी जैसी फैमिली को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी सीरीज की, माइक्रो इम्ब्रेसी। माइक्रो इम्ब्रेसी तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो माइक्रो मतलब इनका जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, वहीं पर इसमें बीजांड की संख्या कैसी होगी, 1 होगी, और इनका जो भ्रूणपोष होता है वह भ्रूणपोष गूदेदार होता है। इसके अंतर्गत पाइमरेसी, मिरेस्टिसी जैसे कुलों को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पांचवें सीरीज की, डैफनेल्स की। डैफनेल्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें कार्पल्स की संख्या 1 होती है। ठीक है, कार्पल्स की संख्या कैसी होती है, 1 होती है। वहीं पर इसके ओविल्स की संख्या, बीजांड की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। और इसमें जो बाह्य दल होते हैं वह असंख्य होते हैं। इसके अंतर्गत लोरियनी, प्रोटिएसी जैसे कुलों को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्लेमाइडोस्पोरा की। एक्लेमाइडोस्पोरा की बात करते हैं तो एक्लेमाइडोस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो अंडाशय होता है वह मोनोकार्पल नहीं होता है, अर्थात एक अंडक भी होता है। इसमें बीजांड की संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है। इसके अंतर्गत लोरियंथी, सेंटेलेसी जैसे कुलों को शामिल किया गया है। इसके बाद हम इसके 7वीं सीरीज की बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स का सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर आने वाले जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, एक लिंगी होते हैं। इनमें बाह्य दलाव हासित होता है या फिर ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बाह्य दलाव कैसे होते हैं, हासित होता है या एब्सेंट होते हैं। अर्थात यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये बाह्य दलाव मतलब बाह्य जो लेयर होती है, बाह्य आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है भाई, सेपल्स कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है, और वो कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, जैसे कि इफोरबिएसी कुल के सदस्य। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनेल्स एनोमेली सीरीज की। इसके अंतर्गत उन कुलों को शामिल किया गया, उन फैमिलीज को शामिल किया जाता है जो एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखते हैं मोनोकोटिलिडन्स की, एक बीजपत्री की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत उन प्लांट्स को शामिल किया जाता है जिनमें कोटिलिडन्स की संख्या 1 होती है। बीजपत्र की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, जिसमें रूट जो है वो फाइब्रस रूट पाया जाता है, साथ ही पैरेलल वेनेशन इनमें पाया जाता है। ऐसे लक्षणों युक्त जो प्लांट्स ग्रुप होता है वो मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत आता है। मोनोकोटिलिडन्स को मुख्य रूप से 7 सीरीज में बांटा गया, 7 सीरीज में इसको बांटा गया है। कौन कौन सी सीरीज है उस पर हम बात कर ले। सबसे फर्स्ट है माइक्रोस्पोरी। पहली कौन सी है भाई, माइक्रोस्पोरी। और इस सीरीज के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया जाता है जिनके बीज छोटे थे, जैसे माइक्रोस्पर्मा। इसका मतलब ये है कि बीज कैसे होंगे, छोटे होते हैं, और इनमें भ्रूणपोष जो है वो एब्सेंट होता है। साथ ही यहाँ पर एक और लक्षण देखें तो इनकी ओवरी जो है वो अधोवर्ती होती है, इंटीरियर ओवरी इनमें पाई जाती है। और साथ ही इनका जो प्लेजेंटेशन है, प्लेजेंटेशन जो है वो पैराइटल प्लेजेंटेशन होता है, भित्तीय प्लेजेंटेशन पाया जाता है। इसमें परितल जो है वो दल के समान होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्किडी बर्मिनेसी कुल को शामिल किया गया है। दूसरे सीरीज की बात करें तो दूसरी सीरीज है एपिगाइनी। और एपिगाइनी की बात करें तो इसके अंतर्गत उन प्लांट्स ग्रुप को शामिल किया जाता है जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनमें ओवरी जो है वो अधोवर्ती होती है, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, तथा जिनके परिदल आंशिक रूप से दल के समान होते हैं, जैसे कि सिटेमिनी, इरिडी आदि कुलों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद तीसरी सीरीज की बात करें तो तीसरी सीरीज है कोरोनेरी। अगर हम कोरोनेरी की बात करते हैं तो इनमें इम्ब्लूसेट जो है वो प्रेजेंट होता है, ओवरी जो है वो सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, और साथ ही ये इसका जो अंडक है वो कैसा होता है, त्रिअंडपी होता है, 3 भागों में बटा हुआ होता है। परिदल दल के समान होते हैं, जैसे कि लिलिएसी और जायरिडी कुल। ठीक है, तो लिलिएसी और जायरिडी कुल इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
चलिए इसके बाद इसके बाद चौथी सीरीज की बात करें तो यह है कैल्सिनी। कैल्सिनी के अंतर्गत उन प्लांट्स ग्रुप को शामिल किया जाता है जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है, जिनकी ओरी ऊर्ध्ववर्ती होती है, सुपीरियर ओरी पाई जाती है, और जिनका पेरियंस जो है, परिदल पुंज जो है वो दलाप के समान होता है, हरे रंग का होता है, कलरफुल होता है। दलाप मतलब दल के समान। दल कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये जो परिदल पुंज है वो कैसा है? दलाप है। और साथ ही ये कैसे हो सकता है? दलाप होगा या फिर सल्की होगा, जैसे कि जंकेसी और पॉमे कुल में पाया जाता है। अर्थात कैल्सिनी के अंतर्गत जंकेसी और पामी जैसे कुलों को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट सीरीज की, तो नेक्स्ट सीरीज है न्यूडीफेरी। और न्यूडीफेरी के अंतर्गत उन प्लांट्स ग्रुप को शामिल किया जाता है जिनमें भ्रूणपोष कैसा होता है? उपस्थित होता है, साथ ही जिनकी ओरी ऊर्ध्ववर्ती होती है, सुपीरियर ओरी पाई जाती है, साथ ही इनमें परिदल पुंज या तो एब्सेंट होंगे या फिर हेयर्स में परिवर्तित हो जाते हैं, रूम में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत ट्राइफेसी और लेमनेसी जैसे कुलों को शामिल किया गया है। चलिए फिफ्थ सीरीज इसकी देख ले। फिफ्थ सीरीज का नाम है एपोकार्पी। फिफ्थ सीरीज का नाम क्या है भाई? एपोकार्पी। और इसके अंतर्गत उन प्लांट्स ग्रुप को शामिल किया जाता है जिनमें भ्रूणपोष जो है वो एब्सेंट होता है, ओवरी ऊर्ध्ववर्ती होती है, और परिदल पुंज जो है वो एक या दो चक्रों के रूप में उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है। इसके अंतर्गत ट्राइयूरिडी, नाइडेसी, एलिसमेसी जैसे कुलों को शामिल किया गया है। इसके बाद बात करें हम इसका अंतिम सीरीज ग्लूमेसी। ग्लूमेसी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो फ्लावर है वो एकल होता है, आवृंत होता है, जिसमें व्रंत नहीं पाया जाता। साथ ही इसका जो परिदल है वह या तो एब्सेंट होगा या स्केली होगा, सल्की होगा, या फिर बहुत ही छोटा होता है। इसकी जो ओरी है ये ओरी एक कोष्ठकीय होता है, ठीक है, और इसमें बीजांड जो है उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो फैमिली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैमिली है ग्रेमेनी फैमिली और साइपरेसी फैमिली।